हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की जो आपकी बुक है बीएड फर्स्ट ईयर की, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 4। 3 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर अभी देख सकते हैं। आपको पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पेडागॉजी की तो हम हर चीज़ की एम और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन ज़रूर करते हैं। अब हम पहले सोचते थे, मैं भी खुद सोचती थी कि एम और ऑब्जेक्टिव तो भाई दोनों सेम ही चीज़ है, नाम से भी थोड़ा थोड़ा सेम से सिमिलर से लगते हैं। बट एम और ऑब्जेक्टिव दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनका डिफरेंस भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, जब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं हम बच्चे को, तो कोई भी काम करते हैं ना जब हम, तो हमारे मन में ना दो विचार होते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी वीडियो देखने आए हैं तो आपके मन में ना दो विचार हैं। एक है कि यार मुझे ये टॉपिक समझ आ जाए, ठीक है। एक है यार बीएड में अच्छे नंबर आ जाए। तो जो बीएड में अच्छे नंबर आ जाएं, इससे जॉब लग जाएगी, क्योंकि है ना, बीएड में अच्छे नंबर आ जाए ताकि मेरी जॉब लग जाए। तो भाई जॉब लगना और टॉपिक समझ आना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में होता है। जॉब लगना इज एम, टॉपिक समझ आ जाना इज ऑब्जेक्टिव। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ऑब्जेक्टिव है मतलब जो मुझे अभी अभी चाहिए, फटाफट मिल जाए। एम है जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, एक तरह से वो मुझे अचीव करना है, बट देयर इज़ नो टाइम बाउंड कि मुझे इतने ही टाइम में अचीव करना है उसे। पर टॉपिक तो भाई मुझे अभी समझ आना चाहिए, वरना पेपर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंग्लिश को पढ़ाने के एम्स क्या हैं, इंग्लिश को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको जानते हैं। और एम होना क्यों ज़रूरी है ये भी समझिएगा। देखिए, अगर एम नहीं है तो आप एक उस राही की तरह हैं जो निकल तो गया है, पर उसे ना तो रास्ता पता है और ना ही डायरेक्शंस पता है, ना ही मंजिल पता है, ना रास्ते पता है। मतलब आप निकल चुके हैं पर ना ही आपको पता है आपको जाना कहाँ है, ना ही आपको पता है आपको कौन सी तरफ मुड़ना है। तो इस तरह चलने से तो ना चलना बेहतर है। तो हमें हमेशा एक डायरेक्शन के साथ चलना चाहिए, एक एम के साथ चलना चाहिए। इसीलिए एम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग। और यहाँ पर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो भाई टीचिंग में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एम। तो समझिएगा, एम्स आर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द पर्पस फॉर विच इंग्लिश लैंग्वेज इज टॉट। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, किसी चीज़ के लिए पढ़ाया जाता होगा तो वो पर्पस, वो कारण एम है। एंड विदाउट एम्स हम लोग डायरेक्शन लेस होते हैं, उस ट्रैवलर की तरह होते हैं जिसको ना ही डेस्टिनेशन पता है ना ही डायरेक्शन पता है। क्लियर? एम का रिस्पॉन्स टू 4 लैंग्वेज स्किल। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश पढ़ाने में हम 4 बेसिक स्किल चाहते हैं बच्चे के अंदर आ जाए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये बेसिक स्किल्स ही हम बच्चे में डेवलप नहीं करवा पाते। बच्चा 12th तक इंग्लिश पढ़ लेता है, एंड इवन आफ्टर 12th द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सेंटेंस इन इंग्लिश। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हुए भी? बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन टॉकिंग इन इंग्लिश। हम बस फोकस कर रहे हैं किस पे? ग्रामेटिकल रूल्स बच्चों को याद करा दिए। हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम उसको सब्जेक्ट ट्रीट ना करके उसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाए तो शायद ये सब चीज़ें, ये सब परेशानियां ना हो। एंड मोर ओवर, आज के टाइम पे मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है पढ़ाते हुए, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, बट मैथमेटिक्स और साइंस में भी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। क्या ऑब्ज़र्व किया है कि सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से बच्चा मैथमेटिक्स में भी पीछे हो जाता है, साइंस में भी पीछे हो जाता है, और सब्जेक्ट्स में भी बच्चा पीछे हो जाता है। बिकॉज नाउ अ डेज एवरी बुक इज़ इन इंग्लिश।
अगर बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती तो वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएगा। हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियोज़ में कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लैंग्वेज के अंदर तो उस लैंग्वेज को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? तो मेरे मायने में सिर्फ लैंग्वेज टीचर ही लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता, हर टीचर को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। स्टूडेंट शुड स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। सिर्फ अगर वो पढ़ेंगे उसे एज अ सब्जेक्ट तो वो नहीं उतना सीख पाएंगे, जैसे कि उन्होंने हिंदी को सीखा, अपनी मदर टंग को सीखा, उसी तरह उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखना चाहिए। ऑल्दो ये कहना इज़ लाइक अपने लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वी आर इंडियंस और हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट ना करके हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। बट स्टिल इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। तो भाई एम्प्लॉयमेंट इंग्लिश के बिना आपको नहीं मिल सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं मिल सकती है, बट 80% ऑफ कंपनीज, 80% ऑफ स्कूल्स चाहते हैं कि उनके पास जो स्टाफ आ रहा है, उनके पास जो काम करने के लिए आ रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हों, वो कम्युनिकेशन जानते हों। क्लियर? बिकॉज नाउ डेज आर कंट्रीज डीलिंग विद मैनी अदर कंट्रीज़ जिसके लिए इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो हम थोड़ा सा भटक गए हैं अपनी राह से, तो फिर से वापस आ जाते हैं एम्स पर। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग के एम क्या हैं? देखिए, दो तरह के एम हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की, एक रिसेप्टिव एम और एक एक्सप्रेसिव एम। देखिए, रिसेप्टिव एम मतलब होता है रिसेप्शन, मतलब आप क्या ले रहे हो, एंड एक्सप्रेशन मतलब आप क्या दे रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिसेप्शन, तो हम सुन पा रहे हैं, हम साइलेंट रीडिंग कर पा रहे हैं, यानी अपनी सुन पा रहे हैं। साइलेंट रीडिंग होता है लाइक आपने बुक ले ली है और आप उसमें मन में रीड कर रहे हैं, एंड द वर्ड्स आर रोटेटिंग इन योर माइंड, मतलब आपके माइंड में वो सब वर्ड्स बोल रहे होते हैं, गूंज आ रही होती है आपके दिमाग में उन सब अक्षरों की, उन सब शब्दों की। तो लिसनिंग एंड साइलेंट रीडिंग, ये दोनों चीज़ रिसेप्शन में आते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन, तो आते हैं आपका स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज़, आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर एक्सप्रेसिंग, आप राइटिंग कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर एक्सप्रेसिंग। तो बेसिकली अगर मैं एम्स की बात करूँ इंग्लिश टीचिंग के, तो ये दो एम्स है, रिसेप्टिव एम एंड एक्सप्रेसिव एम। रिसेप्टिव में जहाँ हम लेते हैं किसी चीज़ को, हम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सप्रेसिव जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर? अब जो एम है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग होते हैं। लाइक मैं जूनियर लेवल की बात करूँ तो हमारा सिंपल एम होता है कि बच्चा इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम कर पाए, दिस इज़ आवर एम। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एट सीनियर लेवल, तो बच्चा इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल भी पाए, ये भी हमारा एम होता है। मतलब हम चाहते हैं कि सीनियर लेवल पर बच्चा जब आ गया है तो इंग्लिश लैंग्वेज का एम बेसिक क्या होगा कि बच्चा इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम कर पाए, बोल पाए, वहाँ से फ्रेम कर पाए, यहाँ से बोल भी पाए उसे। ठीक है? आपने कई बार देखा होगा, अपने साथ देखा होगा या कहीं से सुना होगा, मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है दैट्स रियली गुड। बट जैसे कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो व्हाट हैपन्स विद मी इज़ कि जब मैं बात कर रही होती हूँ, आई कैन ईजीली फ्रेम द सेंटेंस इन माई माइंड, पर मैं उसे बोल नहीं पाती हूँ। मतलब मेरे मन में एक सेंटेंस तैयार हो चुका होता है, बट इट डजंट कम्स ऑन माई, यू कैन से अभी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है ना। It may be due to lack of vocabulary, it may be due to lack of practice, मतलब मैं उतनी इंग्लिश में बात नहीं करती हूँ किसी से, शायद इसीलिए, या मेरी वोकेबलरी उतनी स्ट्रांग नहीं, मेरे पास उतना वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, शायद इसीलिए। क्लियर? तो एट द एंड हमारा एम है जूनियर लेवल पे सिंपल सेंटेंस बना पाए बच्चा, और सीनियर लेवल पे बोल पाए। देन जूनियर लेवल पे बच्चा वर्ड्स को प्रोनाउंस ढंग से कर पाए, प्रोनाउंसिएशन बच्चे की अच्छी हो विद प्रॉपर स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, जिन वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है बच्चा उन पर स्ट्रेस दे पाए। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एम्स एट सीनियर लेवल, तो बच्चा फ्रीली बोल पाए, मतलब उसको अब एक सीनियर लेवल पे हमारा एम क्या होगा इंग्लिश को लेके, भाई बच्चा जब बोल रहा है ना तो उसको स्ट्रेस फील ना हो इंग्लिश में बात करने में, ही और शी शुड बी वेरी फ्लुएंट। मैंने यहाँ ही और शी क्यों बोला, आई शुड हैव ऑल्सो रिटन दिस, मेरे को ही और शी लिखना चाहिए था, क्योंकि हम पेडागॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बच्चा सिर्फ लड़का ही नहीं हो सकता ना, लड़की भी हो सकती है, सो वी विल राइट ही और शी।
ठीक है। देन जूनियर लेवल पे हमारा एम होता है कि इंग्लिश बच्चा ढंग से लिख पाए, अच्छे प्रोनाउंसिएशन, उसकी पंचुएशन ठीक हो, कैपिटल लेटर जहाँ यूज़ करने हैं वहाँ आप कैपिटल लेटर्स यूज़ करें। और जबकि हम सीनियर लेवल पे चाहते हैं कम से कम बच्चे की 2500 वर्ड्स की वोकैबलरी बन चुकी हो, तैयार हो चुकी हो। क्योंकि देखिए लैंग्वेज आने के बाद भी अगर आपकी वोकैबलरी वीक है तो आप सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। सो वोकैबलरी का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हिंदी की वोकैबलरी हमारी कैसे इंक्रीज़ हो गई, हम हिंदी सुनते ही रहते थे। सो वी ऑलवेज लिसन टू द न्यू वर्ड्स, फिर हम उनका मतलब जानते थे और फिर उस मतलब को हम फीड कर लेते थे। बट इंग्लिश में क्या है, हम इतना सुनते नहीं हैं, इतनी बातचीत नहीं करते हैं। सो आवर वोकैबलरी स्टेज एट द लोएस्ट। ठीक है, तो वोकैबलरी को बढ़ाना है सीनियर लेवल पर। देन कमिंग बैक टू द जूनियर लेवल, उसमें हम चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग एबिलिटी आ जाए, उसके अंदर मटेरियल्स को रीड कर पाए जो उनके लेवल के लिए सूटेबल है। एंड सीनियर लेवल पर हम चाहते हैं बच्चा नेटिव स्पीकर्स को समझ पाए। बट अगर कोई बोल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज तो उसको समझ पाए एंड शुड ऑल्सो बी एबल टू रिस्पॉन्ड देम। कोई उससे आके इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसे समझ भी आनी चाहिए और वो रिस्पॉन्ड भी कर पाए। सीनियर लेवल का ये एम है। तो ये हमारे एम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, अब एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस जो कि मैं आपको ऑल दो पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए, एम एक्सप्रेस द जनरल एंड ब्रॉड पर्पस ऑफ एजुकेशन। एम हमारा किसको एक्सप्रेस करता है, ब्रॉड पर्पस को एक्सप्रेस करता है, यानी बड़े पैमाने पे आप क्या चाहते हो इंग्लिश टीचिंग से। और जबकि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक पर्पस है करिकुलम का, मतलब आज आपने क्या डिमांड रखी है, आज आप क्या चाहते हैं टीचिंग से। देन एम्स हैव लॉन्ग टर्म वैल्यू। एम की लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है, जब आप एम पूरा कर लेते हैं तो बच्चा लंबे समय तक उस चीज़ को मतलब समय भी लगता है उसे पूरा करने में, और इट इज़ यूजफुल फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम। और ऑब्जेक्टिव की इमीडिएट वैल्यू होती है, मतलब अभी सीख गया बच्चा तो भाई हम खुश हो जाएंगे, फिर हम उसे आगे का करा सकते हैं। देन एम कंस्टिट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग। एम के लिए बहुत बढ़िया प्लानिंग की ज़रूरत होती है, करिकुलम सेटअप की ज़रूरत होती है। जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या है, टीचिंग प्लानिंग होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग होनी चाहिए। आप उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हैं, आप टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट डिफाइन कि आप ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एम को मेजर करना बहुत मुश्किल है कि कितना बच्चा सीख पाया, बट ऑब्जेक्टिव्स हम टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कितने फुलफिल हो पाए हैं बाय टेकिंग फॉर्मेटिव्स और फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, समटिव असेसमेंट्स, डिफरेंट असेसमेंट्स को लेकर हम बच्चों को चेक कर सकते हैं। देन एम हमारा ब्रॉडर एरिया को कवर करते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे लिमिटेड एरिया को कवर करते हैं। एंड इन केस ऑफ एम देयर इज़ नो लिमिट ऑफ टाइम, आप कितना मर्जी टाइम लेके उसे कंप्लीट करें, बट ऑब्जेक्टिव्स अगर टाइम से पूरे नहीं हुए इट विल बी अ ग्रेट डिफिकल्टी फॉर एवरीवन। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए टाइम लिमिट होती है। क्लियर? अब अगर मैं टीचिंग में ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स केजी नर्सरी फर्स्ट लेवल के लिए तो भाई बस इतना ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा बोल पाए, बच्चा सुन पाए, बस हम छोटी सी चीज़ चाहते हैं। मिडिल लेवल पे बोल पाए, सुन पाए, लिख पाए और पढ़ पाए। और हाई स्कूल लेवल पर हम चाहते हैं बच्चे साइलेंट रीडिंग में मतलब तेज़ हो जाए। तो देखिए, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग 3 डोमेन्स में डिवाइडेड होते हैं। हम एक तो चाहते हैं बच्चे को नॉलेज मिले विच कम्स अंडर कॉग्निटिव डोमेन। हम चाहते हैं बच्चे इमोशनली कनेक्ट हो पाए लैंग्वेज से, दैट इज़ काइंड ऑफ अफेक्टिव डोमेन। एंड देन कम्स द साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे बच्चा कर पाए, डूइंग आ जाए, जहाँ पर बच्चा लिख पा रहा हो इंग्लिश को, लेटर्स उसमें अप्लाई कर पा रहा हो, जहाँ पे सिर्फ करने की चीज़ें आ रही हों। हम लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम बच्चे के स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं धीरे 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 धीरे। जैसे हम लिसनिंग की बात करते हैं तो हम बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनको जैसे हिंदी में मात्राएं सिखाई जाती है, बोल बोल के बताया जाता है, ऐसे आपके इंग्लिश में भी वर्ड्स की लाइक साउंड्स को पढ़ाया जाता है। तो बच्चा उसके लर्निंग स्किल्स डेवलप हो, लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो, रीडिंग स्किल्स डेवलप हो, राइटिंग स्किल्स डेवलप हो, देन कॉम्प्रिहेंशन और फिर एप्लीकेशन। देखिए, बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, लिख पा रहा है, लेकिन अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो भी इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है। फिर कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, जैसे पैराग्राफ पढ़कर बच्चा क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहा है या नहीं, वो तभी कर पाएगा जब उसे समझ आ चुकी होगी ऊपर की सारी चीज़ें। बच्चा सुन पाए, बच्चा पढ़ पाए, बच्चा लिख पाए, बच्चा बोल पाए।
ये सब चीज़ अगर बच्चा कर पा रहा है देन द चाइल्ड विल बी एबल टू डू द कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन दोनों एक बाद के स्टेप्स हो जाते हैं जहाँ पर हम अप्लाई करना सीखते हैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को। क्लियर? तो ये थे हमारे इंग्लिश को पढ़ाने के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगा हो कंटेंट, देन डू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel and also press the bell icon to get instant notifications of all our videos। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।